चलो जी, आज के चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशो। चलो जी, बोलो हर हर महादेव, है ना। बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। निकम्मो बोला नहीं क्या तुमसे, है हर हर महादेव। बढ़िया, ठीक है। अरे एनर्जेटिकली स्टार्ट करना चाहिए चीज़ों को, और जिनकी एनर्जी कम है उनकी एनर्जी हाई भी हो जाती है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स कहाँ का है? हर हर महादेव, है ना। चलो अब बात करते हैं। सर मैंने कहा बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर आप अकाउंटिंग रेशो पढ़ा रहे थे, आप बैलेंस शीट पे कहाँ से आ गए, है ना। सर बैलेंस शीट पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट नहीं आती, क्या बोला मैंने, अगर आपको बैलेंस शीट नहीं आती तो सर हम लोग अकाउंटिंग रेशो कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। सर उसमें तो रट्टा ही तो लगाना था। अरे इसको भी रटना है, पहले इसको रटेंगे। आ जाओ। आपको याद होगा बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता था। बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले आता था इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन चीजें, फटाफट करेंगे, रिवीजन है ये, वो नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। चलो, एसएचएफ, एनसीएल, सीएल। एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। एसएचएफ का मतलब शेयर होल्डर फंड, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी, करंट और सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। एसएचएफ में दो चीजें, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद सर मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर सर तीन चीजें दोबारा। अब यहां पर तीन चीजें, एलटीबी, एलटीपी और अदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इतनी बात डन हो गई सर, आपको याद रहना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए। इसके बाद करंट लायबिलिटी में अगर बात करें तो सर हमारे पास आता था शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करंट लायबिलिटी। मतलब उसका उल्टा हो जाता था, बस वहां ऊपर लॉन्ग था, यहाँ शॉर्ट हो गया। इसके बाद हम आ गए ट्रेड पेबल के ऊपर, एक चीज और ऐड कर दी इसकी यहाँ पर हमने, और इसी के साथ हमारा यहाँ टोटल आ जाता है, टोटल लायबिलिटी निकल जाती है। आगे बात करेंगे सर अगले पे। सर एसेट के अंदर, एसेट के अंदर कितनी, लगभग टोटल हमारे 7 आइटम आते हैं। कितने आते हैं जल्दी बोलो? 7 आइटम, जिसमें से पहले 4 हमने इस फ्लो से याद करे थे, अगर आपको याद होगा। सर एक नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो तरीके के एसेट हो सकते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जो कंप्लीटेड है, क्या है, कंप्लीटेड, उनको बोलेंगे पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और सर इंटेंजिबल जो कंप्लीटेड है सर वो तो इंटेंजिबल एसेट ही बोलेंगे, यानी कि जो कंप्लीटेड है उनको पीपीई बोला और इंटेंजिबल एसेट बोला। सर अगर जो अंडर डेवलपमेंट में है तो जो पीपीई का अंडर डेवलपमेंट वर्जन आता है वो उसको बोलते हैं कैपिटल विप। क्या बोलेंगे सर? वर्क इन प्रोग्रेस बोल देते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का पार्ट होता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है, जिसका अंडर डेवलपमेंट। कोई डाउट यहां तक? सर अगली बात करेंगे, सर हमने कहा इनटेंजिबल के केस में हमने बात करी थी इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट ही लिख देंगे। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने ये पूरी क्लास खुद से करी है ना। सारे मेरे ख्याल जितने जने हम बैठे सारे इस क्लास में मौजूद थे ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सर मैंने कहा तो ऐसे ही पहले 4 आइटम याद हो गए सर, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट और कैपिटल विप। उसके बाद इन तीन चीज के याद करते थे हम ट्रिक। ऑयल, ठीक है। यहां पे क्या था जल्दी बोलो? OIL, इसके लिए आप बोल के चलोगे ऑयल। O फॉर अदर नॉन करंट एसेट, I फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और L फॉर लोन्स एंड एडवांसेस होता है, बट हम बोल देंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोल देंगे। डन होगी बात सर, इतनी बात आप याद रखना। फिर आगे बात करी थी हम लोगों ने करंट एसेट्स के बारे में बात करी थी। सर करंट एसेट्स में क्या था जल्दी बताओ मेरे ख्याल? करंट एसेट्स में वो, अरे इसकी तो बड़ी ट्रिक थी हमारी, टी कॉइल, है ना। टी कॉइल में ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर। उसके बाद I फॉर इन्वेंट्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट मत लिख देना, और L फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बात खत्म हो जाती है सर। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट पूरी रिवाइज हो जाती है। सर पीएनएल को रिवाइज करने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आओ सर अपना प्यारा प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, अकाउंटिंग रेशो, है ना। करा था, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर करा तो था, ठीक है, एक बार दोबारा कर लेंगे, क्या ही अर्ज है, फॉर्मूले रटने ही तो है, जितनी बार रट लो, है ना। चलो सर अकाउंटिंग रेशो, पहली बात ये क्यों बनाए जाते हैं सर? मैंने कहा यहां पर इसका, क्योंकि हम फाइनेंशियल पोजीशन की कंडीशन जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की कंडीशन जानना चाहते हैं। अब मैंने कहा इतना लॉजिक दिमाग लगाने का अपना टाइम नहीं, अब पेपर आ गया बिल्कुल पास में, ठीक है। चलो अकाउंटिंग रेशो कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के सर, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। दोबारा बोलते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। सर लिक्विडिटी के अंदर क्या आता है सर? लिक्विडिटी के अंदर हम लोग देखते हैं हमारी फर्म की कैश पोजीशन कैसी है। कैसी है जल्दी बोलो? कैश पोजीशन कैसी है, और वो 2 रेशो बताते हैं, कौन से? एक होता है करंट रेशो, एक होता है क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA/CL, याद है क्या? क्या होता है? CA/CL होता है। और सर अगर हम बात करें क्विक रेशो की तो वो होता है QA/CL। और CA और QA में क्या फर्क होता है? मैंने कहा कुछ नहीं, QA इज इक्वल्स टू CA में से क्या क्या हटा दो? 3 चीजें, इन्वेंट्री,
प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्सेस। सर मैं आपको ये बताऊं, ये तीनों ना हमारे खर्चे बनते हैं अगले साल जाके। अगले साल जाके क्या बनते हैं? हमारा एक्सपेंस बनते हैं। एक बार एनालाइज करके देखें, याद होगा आपको। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या है सर? इन्वेंट्रीज ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग। और ओपनिंग स्टॉक आपको याद होगा, आप ट्रेडिंग में डेबिट साइड डालते हो सर इसको, यानी कि आपका खर्चा है। ठीक है, आया समझ में तो ठीक है, वरना याद रखना तीन चीजें माइनस करनी है। कौन सी करंट एसेट में से? इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्सेस। ये याद रहना चाहिए। सर रट्टा लगाना है क्या इसका? अरे रट्टा नहीं लगाना, निकम्मे ध्यान में होना चाहिए, बस ध्यान में होना चाहिए। और वहां पे क्वेश्चन में लिखा है तो छोड़ देंगे, ठीक है, देखेंगे नहीं। अच्छा एक और चीज सर, इन्वेंट्रीज के साथ ना कभी कभी ब्रैकेट में करके लिखा होता है इंक्लूडिंग लूज टूल्स। लेना है क्या उसको? नहीं लेना, उसको हटा के चलना, ठीक है। उसको वहां से माइनस करके फिर वैल्यू लोगे इन्वेंट्रीज की, जो भी लोगे। डन है? कहां पे? कहीं पर भी, कोई भी एसेट में। इसके बाद एक फॉर्मूला और देखा था हमने, टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। क्या बोला था हमने? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट है ये। अच्छा डेट होता तो सिर्फ, अगर सिर्फ डेट होता ना तो सिर्फ हम उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर टोटल डेट की बात करें तो एनसीएल प्लस सीएल, बड़ी वाली 12 महीने से ज्यादा वाली लायबिलिटी और छोटी वाली, दोनों को ऐड करके आप लेके चलोगे। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। आओ एक क्वेश्चन करते हैं सर, एक एग्जांपल है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कभी कभी आ भी जाता है। आओ एक बार फटाफट से इसको देख लेगा। चलो सब लोग होश में रहो, बेहोश होकर मत देखो क्लास, ठीक है। चलो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पता है क्या कहता है? करंट रेशो दे रखा है, क्विक रेशो दे रखा है, ओके। फिर करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, करंट रेशो, क्विक रेशो और करंट लायबिलिटी दे रखी है। कहता है क्या निकाल के दो? कहता है सीए और इन्वेंट्री निकाल के दो। तो आप क्या करते थे? आपको याद होगा सर, हम लोग क्या करते थे? मैंने कहा जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने कहा था एक फॉर्मूला उठाओ, उसकी वैल्यू जितनी पुट कर सकते हो सारी पुट कर दो। ऐसे ही चलो करंट रेशो उठाते हैं, सीए बाय सीएल होता है। वैल्यू क्या है? 2/1, तो 2/1 यहां पुट कर दी। इसके बाद सीए और सीएल को ब्लैंक छोड़ा और एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी इक्वेशन उठाई क्विक रेशो से, यहां से भी आपने एक इक्वेशन बना ली, ये बन गई आपकी, ठीक है। 2CL है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, इक्वेशन तो बना लो। हाँ हाँ, अच्छा वही हमने करा है बेसिकली। मैं दूसरे वाले क्वेश्चन के टाइप पे चला गया। देखना यहाँ पे वही है, क्या कर रखा है? ये 2L हो गया बेसिकली आपका 2 लाख। कैसे? क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट दे रखी है, तो आपने वो पुट करके जो वैल्यू निकल सकती है निकाल ली। फिर आपके पास सर QA और CA दोनों आ गए। इन दोनों का डिफरेंस आप मान के चलोगे इन्वेंट्री होगा। वैसे तो 3 होते थे, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, बट इन दोनों का डिफरेंस अभी आपने अज्यूम क्या करा? क्योंकि क्वेश्चन ने वैल्यू किसकी मांगी है? इन्वेंट्रीज की। अच्छा गलती से इन्वेंट्रीज की जगह प्रीपेड एक्सपेंस लिख देता तो फिर डिफरेंस आप प्रीपेड एक्सपेंस मान लेते हैं। डन है? चल ये आपके एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेसिकली, और ये हमने फिर मैंने आपसे सॉल्व भी करवा लिया था। डन। इसके सर कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन अभी देखेंगे सर, आने दो। एक बार पहले सॉल्वेंसी रेशियोज को कवर कर लेते हैं फटाफट से। सॉल्वेंसी रेशियो के लिए मैंने आपको बोला था पहले ये बैलेंस शीट आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप टाइप 2 नंबर कर पाओगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं फटाफट से। क्या था सर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है? दोबारा बोलो। SHF, NCL, CL। और NCL और CL को प्लस करते हैं तो क्या बनता है? टोटल डेट। टोटल एसेट कैसे निकलेंगे? NCA प्लस CA करेंगे, ठीक है सर। और एक चीज और पता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल लायबिलिटी होता है। अब सर इसके बाद ध्यान से सुनना हम लोगों ने बात करी थी शेयर होल्डर फंड के बारे में। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला सीखेंगे, शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है। डायरेक्ट मेथड क्या था? ऊपर बैलेंस शीट से याद है, अभी बैलेंस शीट में हमने शेयर होल्डर फंड के लिए क्या क्या पढ़ा था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बोला था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यही मैंने लिखा कि अगर SHF डायरेक्ट मेथड से निकालना है, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस की टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्लस करो और क्या निकाल लोगे? जल्दी बताओ। SHF। यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे रखा है, इन केस टैक्स रेट इज गिवन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो आप उसके लिए P&L का बैलेंस कैसे निकालोगे? P&L का बैलेंस पता है क्यों निकालना है? सर आपको याद होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करने हैं। याद आ रही है कुछ बात? ये हमने करी थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करना है तो सारे के सारे रिजर्व्स तो यहीं पर ही आएंगे, बट साथ में P&L का बैलेंस भी आएगा क्या? हाँ सर P&L का बैलेंस आएगा। और P&L का बैलेंस मान के चलो क्वेश्चन में कुछ अजब गजब तरीके से दे रखा है। कैसे दे रखा है? आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। सर क्या वो वाला डायरेक्ट उठा के यहाँ इंक्लूड कर ले? नहीं, अगर टैक्स रेट गिवन है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, सो यू हैव टू टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सा लेना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वही आपका क्या बनेगा? P&L का बैलेंस बनेगा। एक एग्जांपल करा दूंगा, इससे समझ में आ जाएगा। मान के चलो P&L ऐसे बोल दूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। और टैक्स रेट आपको दे दिया इन्होंने 10% का। कितने का? 10% का दे दिया,
ठीक है, तो सर आप पीएनएल का बैलेंस कितना निकालोगे जल्दी बताओ। 1 लाख का 10% निकालो, 10,000 आया, उसको माइनस करो, कितना आएगा? 90,000। डायरेक्ट लिख दूंगा 90,000। ये लो, आ गया समझ? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? ठीक है, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। चेयर लिया, चेयर। ओके, अब इससे आगे बढ़ जाओगे। मैंने कहा सर ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या था? 2 चीजें ऐड करनी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेशन प्लस। बट सर शेयर कैपिटल के अंदर के कंटेंट क्या होते हैं? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों ऐड करनी है आपको, है ना। और साथ में रिजर्व्स के अंदर भी मैंने सब कुछ लिख दिया, सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, स्पेसिफिक रिजर्व, कोई से भी हो, WCR लिखाओ, जो मर्जी लिखाओ, सब ऐड मारोगे। और साथ में पीएनएल का बैलेंस। डन। अब एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। आओ सर, ये हम इस बैलेंस शीट से निकालने की कोशिश करते हैं। सर बैलेंसिंग फिगर करके भी आप क्या निकाल सकते हो? एसएचएफ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एसएचएफ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक बात बताओ सर, इस साइड का टोटल कर लिया जाए, हाँ, और हमें निकालना क्या है? ये निकालना है, हमारा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो क्या करें आप मुझे बता सकते हो? सर इस साइड का टोटल करके एक काम करते हैं ना, इस इतने टोटल को यहां से क्या कर दें, अगर हम माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा? एसएचएफ निकल जाएगा। सिंपल है। यानी कि क्वेश्चन अगर आपको नॉन करंट एसेट प्रोवाइड कर दे और करंट एसेट प्रोवाइड कर दे, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन आपको नॉन करंट एसेट प्रोवाइड कर दे और या फिर करंट एसेट प्रोवाइड कर दे, दोनों को ऐड मारोगे, इन दोनों को ऐड मारोगे, और फिर ये नॉन करंट लायबिलिटी के टोटल को, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के टोटल को कहां से माइनस कर दोगे? इनके टोटल से माइनस कर दोगे। क्या निकलेगा जल्दी बोलो? एसएचएफ निकलेगा। यहीं से हमारा दूसरा मेथड की अप्रोच निकल के आई। अच्छा, टोटल लायबिलिटी दे रखी है आपको तो और बढ़िया है ना, तब भी एनसीएल और सीएल ये दे रखा है, ये तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इजी है, समझ में आया? डाउट हो अभी रोक के पूछ लो। और टोटल एसेट दे रखो तो एनसीए, तो हाँ बेटा, टोटल एसेट मतलब आपको निकालने पड़ेंगे, तो एनसीए प्लस सीए करना, और उसके बाद इसमें से ये दोनों का टोटल लाके क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कहा एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, वो फटाफट देखेंगे। क्या बोल रखा है आपको? सर प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, कैपिटल विप दे रखा है, इंटेंजिबल एसेट दे रखा है। ये तीनों क्या है हमारे? नॉन करंट एसेट है। फिर नीचे करंट एसेट दे रखे हैं, अरे ये तो होते ही करंट एसेट, ठीक है, बात खत्म। एनसीए प्लस सीए करा तो क्या आएगा? टोटल एसेट आ गया। टोटल एसेट आ गया, निकालना है क्वेश्चन में एसएचएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसएचएफ बोलो तो शेयर होल्डर फंड निकालना है ना। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता था? टोटल एसेट है, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। आओ सर कैसे देखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी एलटीबी, ओहो, नॉन करंट लायबिलिटी में वही आता ना, एलटीबी, एलटीपी और अदर, यही दे रखा है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, लोन्स दे रखे हैं, हाँ सर इन तीनों को ऐड करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आएगा, और करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दे रखा है। इन दोनों को ऐड मारा और कहां ले जाके माइनस कर दोगे? टोटल एसेट में से क्या निकल जाएगा? शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या तो अभी मेरे को पूछ लो, बात खत्म सर। अब इससे आगे बात करते हैं। ये होगा शेयर होल्डर फंड निकालना, हमें आ गया। आ गया क्या? जल्दी बोलो। हाँ सर, शेयर होल्डर फंड के 2 मेथड थे, फटाफट 1 मिनट में बोलते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके बाद टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, उसमें से क्या माइनस करोगे? एनसीएल और सीएल। बहुत बढ़िया। अच्छा, एनसीएल और सीएल को साथ में क्या बोल सकते हैं हम? टोटल डेट। तो कभी कभी आप टोटल डेट भी माइनस कर सकते हो अगर क्वेश्चन में आपको टोटल डेट दे रखा है तो। डन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो डेट। क्या बोला? डेट। सर अगर डेट दे रखा है आपको तो डेट मतलब निकालना है, तो डेट निकालने के 2 तरीके, दोबारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो बैलेंस शीट से उठा लो। बैलेंस शीट कौन से थे? एलटीबी, एलटीपी और अदर। ये लो जी, एलटीबी, एलटीपी और अदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर एलटीबी में क्या क्या आएगा? मैंने कहा लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट। लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट। सर लोन समझ में आता है, डिबेंचर समझ में आता है, ये डिपॉजिट क्या चीज है? अरे अगर बैंक्स हो गए तो बैंकों में अगर हमने कुछ डिपॉजिट करा रखा है तो जैसे हमने, हमारे लिए तो वो पैसा हमारे लिए एसेट है, बट बैंक के पास हमारा पैसा पड़ा है तो बैंक के लिए तो हमारी लायबिलिटी होगी, उसके लिए लायबिलिटी होगी ना, उसने यहाँ पर रिकॉर्ड करी होगी डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट सही है। डन। तो वैसे याद रखना, लॉन्ग लोन्स, डिबेंचर और डिपॉजिट्स। अच्छा सर पब्लिक डिपॉजिट है तो वो करंट लायबिलिटी होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट? चल फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर प्रोविजन ऐसी प्रोविजंस जिनकी लायबिलिटी एक्रू होती है 1 साल से ज्यादा में, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जनरली जो एग्जांपल्स आते हैं वो क्या आते हैं?
एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ भी होगा, जैसे कि रिटायरमेंट या ग्रेचुटी से रिलेटेड कुछ है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कंसीडर करके चलोगे। कोई डाउट यहाँ तक? ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान में रखनी है। चलो, यानी कि एक लॉजिक तो बन गया अपना कि एनसीएल निकालना है, मतलब डेट निकालना, तो कैसे निकालोगे? एलटीबी, साथ में बोलो, चुप रहोगे नींद आ जाएगी। एलटीबी, एलटीपी और अदर। सर अदर आपसे जनरली टेस्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। डन। आओ सर, इनडायरेक्ट मेथड, दोबारा वही वाला लोचा लगाना पड़ेगा ऊपर जाके। आ जाओ सर, बैलेंस शीट पे देखते हैं। इस बार मुझे क्या निकालना है? इस बार एसएचएफ निकालना है या एनसीएल निकालना है? कैसे निकालेंगे? मुझे प्रहलाद बताएगा। बता भाई, कैसे निकालेंगे हम एनसीएल? अगर मुझे बैलेंसिंग फिगर लेके निकालना हो एनसीएल, बहुत बढ़िया। एक तो ये हो सकता है टोटल डेट में से सीएल माइनस कर दो। हाँ सर, ये भी आ सकता है, क्या पता क्वेश्चन टोटल डेट दे दे, बिल्कुल। और लेकिन मैं पूरा वाला पूछ रहा हूँ कि यहाँ देखो, नॉन करंट एसेट या करंट एसेट आपको क्वेश्चन ने दे रखा होगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें से एसएचएफ और सीएल का टोटल जो है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। बट हाँ, ये आपने अच्छा पुटअप करा कि टोटल डेट दे रखा हो तो उसमें से करंट लायबिलिटी आप माइनस करोगे तो भी एनसीएल आ सकता है। इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, रिड्यूसरी रेजिडुअल मेथड हो गया एक तरीके से। डन होगी बात यहाँ तक? चल, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर यही बेसिकली मैंने यहाँ से वो वाला भी फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखवा रखा था। आओ सर, आगे बात करते हैं। इस ऊपर के दो फॉर्मूला जो हमने सीखे, कौन से सीखे? एक एसएचएफ का सीखा और एक एनसीएल का सीखा। इन दो फॉर्मूला के बेस पर हम 3 रेशो सॉल्व कर पाएंगे। दो फॉर्मूला के बेस पे 3 रेशो सॉल्व हो रहे हैं। कौन से? डेट टू इक्विटी। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है डेट टू इक्विटी का? बताओ। डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का डेट बोले तो एनसीएल और इक्विटी बोले तो एसएचएफ। अब मैंने आपको एसएचएफ अच्छे से निकालना सिखाया और एनसीएल भी निकालना सिखाया, कोई दिक्कत आएगी नहीं। डन, आराम से निकलेगा। सारे मेथड आपको रिकॉल होने चाहिए। जब आप घर पे बैठ के रिवीजन करोगे, या तो इसको ऐसे सुन लेना दोबारा से, या फिर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप एक अकेले कमरे में चिल्ला के बोल सकते हो तो बोल लेना, 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, कहते हैं ना वो इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें? देखो, मेरे बोलने से याद नहीं होगा, आपके खुद के बोलने से याद होगा। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ चीज़ों को कि कैसे याद करना है, ठीक है। इसी पैटर्न पे रिकॉल करना। सेम ये नोट्स लेके बैठ दो, वैसे इसका प्रिंट ले लेना, ठीक है, और प्रिंट लेके इसको टिक मारते 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 भर दो इसको। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्मूले याद हुए। पहला डेट टू इक्विटी, कुछ करना पड़ा क्या? अंदर के कंटेंट्स के लिए कोई वर्क नहीं है। आगे टोटल एसेट टू डेट रेशो। है, टोटल एसेट निकालने में क्या ही है? बताओ कैसे निकलेंगे? आप बताओ। सीए प्लस एनसीए, या फिर दूसरा, अरे वो लायबिलिटी को टोटल कर लो, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, तो एसएचएफ, एनसीएल और सीएल, उन तीनों को टोटल मार लोगे तो भी क्या आएगा? टोटल एसेट ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख ही दिया, लिख क्या दिया? टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, कुछ भी ले लो, वही पड़ेगा। डन है? कोई डाउट? नीचे क्या आएगा? सर टोटल एसेट टू डेट, डेट बोले तो सोनिया, डेट बोले तो एनसीएल। बहुत बढ़िया। एनसीएल निकालने के वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके देखे थे, आप वो लगाओगे और आपका काम बन जाएगा। इसके बाद ये प्रॉपर्टी रेशो। सर ये रेशो बड़ा निकम्मा है, ये ना डायरेक्ट कुछ बताते नहीं और ये याद नहीं हो पाता है ना, तो मैंने इसका मीनिंग समझाया पहले आपको। इसका मीनिंग क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशो का? मैंने कहा टोटल एसेट में से, मतलब हमारे कितने टोटल एसेट है उसमें से क्या करें, उसमें से हमारा एसएचएफ का प्रोपोर्शन कितना है। टोटल एसेट में से हमारे एसएचएफ का प्रोपोर्शन कितना है। और जरा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, देख के बैलेंस शीट को। ये रहा, ये कुछ बैलेंस शीट है और एसएचएफ कहाँ है? यहाँ। और टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। 2 मिनट के लिए टोटल लायबिलिटी लेके चलते हैं। यानी कि टोटल लायबिलिटी अगर 100 है, ऐसा मान के चलूं, तो एसएचएफ की परसेंटेज कितनी है? हाउ मच परसेंटेज इज एसएचएफ? क्या आप निकाल सकते हो? आप एसएचएफ निकाल लोगे, आपको निकालना आता है। आप टोटल एसेट निकाल लोगे या टोटल लायबिलिटी निकाल लो, दोनों ही टोटल एसेट के बराबर होते हैं। डन। और इसी से आपका प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या बना? एसएचएफ अपॉन में टोटल एसेट इनटू में 100। ये लो जी, आया समझ में? तो यही ऐसे याद रखना, टोटल एसेट्स में से एसएचएफ का प्रोपोर्शन कितना है। डन। चलो, इसके बाद अब ये फॉर्मूला में ना एम्बिग्विटी है। कैसी? सर कुछ लोग इसको रेशो में कैलकुलेट कर देते हैं, कुछ इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर देना है। मैं कहता हूँ कैसे भी करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, हमने यहाँ 100 में मल्टीप्लाई कराया तो ये परसेंटेज में आएगा, 100 में मल्टीप्लाई नहीं कराया तो रेशो में आ जाएगा। डन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। पहले 3 फॉर्मूला, दोनों सही आंसर आपके, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी ये इनकम स्टेटमेंट। डू यू नो अबाउट दिस इनकम स्टेटमेंट? ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी, ठीक है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो ईबीटी आता है। ईबीटी में से क्या कर देते हैं, अगर हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है?
ईएटी आ जाता है। उसके बाद नीचे और भी कुछ चीजें हुआ करती थी बट मैंने वो इररिलेवेंट कर रखी है आपके लिए, बट मैंने लिख दिए यहाँ पर। वो प्रेफरेंस डिविडेंड उड़ाते थे, इक्विटी डिविडेंड उड़ाते थे, फिर बचता था अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपको निकालने के लिए आता है आपके बिजनेस स्टडीज के पेपर में, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है, यहाँ नहीं है आपको, यहाँ पे ये यहीं तक है। अब ये क्यों पढ़ाया गया समझना मेरी बात, यहाँ पे इसलिए पढ़ाया गया था सर क्योंकि हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए ईबीआईटी, और क्वेश्चन हमें दो चीजें पे टेस्ट करता है। कितनी चीजों पे टेस्ट करता है? दो चीजें, या तो क्वेश्चन हमें ईबीटी दे देगा या ईएटी दे देगा। अब ईबीटी की टेस्टिंग होगी लेवल 1 की टेस्टिंग। लेवल 1 थोड़ा इजी है। इजी कैसे है सर? ईबीटी से ईबीआईटी पर जाना क्या करे? इंटरेस्ट ऐड कर दो, है ही क्या। बट सर अगर ईएटी से ईबीआईटी पे जाना फिर क्या करें? फिर तो सर लोचा है, फिर दो चीजें, टैक्स भी ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट भी ऐड करना है, फिर पहुंचेंगे ईबीआईटी पे। बट एक निकम्मा और टेस्टिंग पता है क्या करा लेता है, समझना मेरी बात, कहता है टैक्स भी ना मैं अमाउंट में नहीं दूंगा, मैं आपको परसेंटेज में दूं। अमाउंट में दे दे तो बहुत आसान, ऐड मारना है, करना क्या है, बट क्या करता है? परसेंटेज में दे देता है। क्या करता है? परसेंटेज में। तो मैं तो आपको सीधी सी बात बोलूंगा, पूरा समझ आए तो बहुत बढ़िया, वरना मैं नीचे फॉर्मूला रटवाऊंगा, वो कर लेना। 2 मिनट के लिए समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। ईबीटी क्वेश्चन ने मांगा है, पहले आप ईएटी से कहां जाओगे? ईबीटी पे जाओगे, फिर ईबीआईटी पर जाना तो बहुत ईजी है, इंटरेस्ट ऐड करना है। अब सुनना, ईएटी आपको क्वेश्चन ने दिया और टैक्स रेट दे दिया मान के चलो 20%। अब 20% किस पर लगता है, पहले ये सवाल है, ईबीटी पे या ईएटी पे? ईबीटी पे लगेगा सर, ऊपर वाले पे लगेगा, क्योंकि अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस है, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे परसेंटेज लगा के, यहाँ इस पर लगेगा, इस पे। तो लेट सपोज ये तो है नहीं आपके पास, लेट करते हैं इसको 100 लेट करते हैं एक बारी। 100 क्यों लेट करा? क्योंकि परसेंटेजेस में फिगर है, दैट्स व्हाई वी लेट इट 100, ठीक है। एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ईबीटी मान लो 100 लेट करा, तो टैक्स कितना आ जाएगा? 20, और उससे एक ईएटी की नोशनल वैल्यू निकल जाएगी, 80 आया। अब 80 को डिवाइड मार दो किससे? जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएटी है, और उसको मल्टीप्लाई करा देना 100 से, तो पता है क्या निकल जाएगा? सीधा ईबीटी निकल जाएगा। और यही काम आपसे फॉर्मूला करवाता है। आओ सर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पे है, जब ईएटी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप ईबीआईटी कैसे निकालोगे? ईएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी कर दोगे, और आपने यही करा है 1 माइनस टी का मतलब। अब बेसिकली 100 माइनस परसेंटेज वाला कर सकते थे, यहाँ इन्होंने पॉइंट में करवा रखा होगा। देखना एग्जाम्पल करें सर, 80,000 का ईएटी दे रखा है, सब लोग समझोगे, 80,000 का ईएटी दे रखा है, और टैक्स रेट कितना है? 20%। तो 20% को पॉइंट में करके कैसे लिख सकते हैं? 0.2 आएगा क्या? हाँ सर, तो 1 माइनस 0.2 करोगे कितना आएगा? 0.8। ये लो जी, यही हुआ है, 1 माइनस 0.2 यहाँ से डिवाइड मारा और ऊपर वो कर दिया। और अगर आप ऊपर देखोगे ना, ये भी यहाँ पर भी यही करा था हमने, 80 आया था ना, वो कैसे आया था? 1 माइनस, अगर ऊपर 1 लेट करते तो यही आता, बिल्कुल सर, उससे डिवाइड कर दिया, और ऊपर 100 ऐसे ही छोड़ दिया, 100 आएगा नहीं क्योंकि इस बार 1 के में फिगर है। डन, चलो, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, और प्लस क्या कर दोगे? इंटरेस्ट कर दोगे, तो कहां पहुंच जाओगे? ईबीआईटी पर। तो सिंपल फॉर्मूला याद करते हैं, आ जाओ। क्या था फॉर्मूला? अगर क्वेश्चन ईएटी देता है तो ईएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट। डन। अच्छा, क्वेश्चन ने ईबीटी दे दिया, बस इंटरेस्ट ऐड करेंगे और बात खत्म हो जाएगी अपनी। कोई डाउट यहाँ तक? ये सर इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर एक छोटी सी कैलकुलेशन और आती है सर, अगर ये इंटरेस्ट बड़ी देर से चल रहा है, ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? ये इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी ऑन विच इंटरेस्ट इज एक्रूड। कुछ लाइन समझ में आई? जो भी लायबिलिटी है जिस पर ये इंटरेस्ट जा रहा है, उसकी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करके आ जाना, बात खत्म। किस पे कैलकुलेट करके आओगे? फेस वैल्यू पे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, लिख देता हूं, एक सेकेंड, दूसरे कलर से लिख दूं। हाँ, फेस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। सही है क्या? जो कूपन रेट दे रखा होगा वो। आओ एक एग्जांपल देख ले फटाफट से। सर मैंने कहा यहां पे, ये देखो ये एग्जांपल है, क्या बोला है? 1 लाख का ईबीटी दे रखा है, और कहता 9% डिबेंचर दिया। लायबिलिटी का नाम क्या आया? डिबेंचर। उस पर इंटरेस्ट कितना एक्रू है? 9%। 9% किस पे? उसकी फेस वैल्यू आपको दे रखी है, तो 5 लाख पे 9% लगाओगे, 45,000 आ गया। ये लो जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आपको निकालना आ गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी?
कुछ नहीं है, सिंपल था, बट मैं हर एक छोटे से पार्ट को लेके चलूंगा, सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ये लो जी। अब इसी के साथ इस ऊपर वाले जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इस कॉन्सेप्ट पे पता है हम क्या कवर कर सकते हैं? ये देखो जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हम इसको कवर कर सकते हैं। किसको कवर कर सकते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर ये इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का? क्योंकि देखो फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होगा, हो भी सकता है कुछ लोगों को EBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट, जैसे कि मुझे याद है, बट मैं तो पता नहीं कितने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते तब जाके ये रटा है। मेरे टाइम पे तो मेरे को भी नहीं रटा था। ठीक है, तुम्हें रट गया क्या? नहीं रटा। ठीक है, अब सुनना, इस एक बार मीनिंग जान लोगे ना, अपने आप रट जाएगा। कैसे? मैंने कहा हमारी इनकम हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट को कितने टाइम्स पे कर सकती है, मतलब हमारी इनकम हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट को कितनी बार पे कर सकती है। अब एग्जांपल देखें, मैंने कहा मेरी इनकम है 1 लाख रुपए की, एंड मेरा हर साल जो जाने वाला इंटरेस्ट है वो कितना है? 50,000 का। तो सर मैं 1 लाख इस साल की इनकम में से अपने कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ? 2 बार। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स। ये लो जी। और आपको इससे ये भी पता चल गया कि ये रेशो किस में निकलेगा? ना ही रेशो में, ना ही परसेंटेज में, ये निकलेगा टाइम्स में। आ गई बात समझ में? आओ सर, तो इसका फॉर्मूला तो मैं बोल ही चुका था, ICR इज इक्वल टू EBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट। EBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट। आ जाओ जी। और इसके साथ अगर EBIT निकालना मैंने आप लोगों को सिखा दिया क्या? फिक्स्ड इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया गया। सर सब चीज़ तो सिखा दी, बचा क्या? कुछ भी नहीं। आओ सर दूसरी बात करते हैं। सर इसके बाद ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड का। सब लोगों को पता है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे भाई बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है उसी को बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा जो फर्म में पैसा लगा रखा है वो 2 सोर्सेज से लगता है। कितने सोर्सेज से लगता है? जल्दी बोलो। 2 सोर्सेज। एक होते हैं डेट फंड्स, एक होते हैं इक्विटी फंड्स, यानी कि कुछ मालिक लगाता है और कुछ लोन लेके लगाता है। और डेट बोले तो NCL और इक्विटी बोले तो SHF, दोनों को ऐड कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। ये लो जी फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू NCL प्लस SHF। इसके साथ एक और इसका इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी है। आओ सर ये 1 मिनट पहले इन दोनों के आइटम नोट कर लो, इन दोनों में आता क्या क्या है? NCL और SHF। आओ अपनी बैलेंस शीट पे चलते हैं। हमें निकालना है NCL और SHF। अच्छा, तो निकल जाएगा क्या? बड़ा आसान है सर। NCA और CA ऐड मार लो और उसमें से CL माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। याद रहेगा एक और फॉर्मूला, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी कुछ भी उठाओ, उसमें से CL हटा दो तो क्या निकलेगा? SHF प्लस NCL। एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिखूंगा यहीं पर ही, मैंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, देखना इसी से मोल्ड होके बनता है वो। यहां मैंने क्या लिखा? NCA प्लस CA माइनस CL लिखा था क्या? हाँ सर। सर ये कुछ जानी पहचानी सी फिगर लग रही है क्या आप लोगों को? बताओ। CA माइनस CL इज इक्वल टू योर वर्किंग कैपिटल। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर दोगे तो भी क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। आया समझ में? आया मित्रों? जल्दी फटाफट बोलो। डन है? आओ सर, क्योंकि फिर अभी हमें क्वेश्चंस भी करने आप लोगों को पता है ना? अभी क्वेश्चन भी निपटाएंगे। ये हो गई बात डन। ये हमारे पास NCA प्लस CA बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं। मैंने कहा आ जाओ फिर देखेंगे टर्नओवर रेशियोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टर्नओवर रेशियोज के बारे में। 2 निपट गए। कौन से? लिक्विड रेशियोज और सॉल्वेंसी। ध्यान में रखना बस, अगर आपने इतनी चीज ध्यान में रख ली ना, 100% कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। मैंने अकाउंटिंग रेशियोज के हद से ज्यादा कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अपनी लाइफ में। ठीक है, बट मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं आई उन क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि मैंने ना इन चीज़ों को समझ लिया कि अच्छा इसके अंदर ये है। उसके बाद मेरी मैथ्स अच्छी है, मैं लगाता हूँ और काम हो जाता है। सिंपल, आपको भी ऐसा ही करना है। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो इसके बाद बात करते हैं टर्नओवर रेशियोज में। टर्नओवर रेशियोज की बात करें फटाफट। अरे मुर्दों, क्या बोले? हाउ इज द जोश? हाय सर। है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। चलो जोश आना चाहिए यार, ऐसे मुर्दों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, हैं? चलो बात करते हैं सर टर्नओवर रेशियोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टर्नओवर रेशियोज के बारे में। सर टर्नओवर रेशियोज में क्या आता है? सबसे पहले इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली वो फॉर्मूला है, बट हम पहले उसको याद कर लेंगे तो फिर आगे वाले रेशियो तो मिनटों में याद है। सबसे पहले ये बड़ा परेशान करने वाला रेशियो है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है COGS। पहले भी परेशान करता था, अभी भी परेशान करता है। ठीक है, पता नहीं, आओ चलो आज इसको खत्म ही करते हैं। मैंने कहा पहले तो इसके नाम है, इसके विभिन्न नाम है। कितने? 3 तरीके के नाम है। कौन से? COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद रहेगी बात, हम लोगों ने करा हुआ है। 3 तरीके के नाम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर हिंदी में मतलब बताऊं तो मैंने यहां लिखा है जो गुड्स सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या थी, जो गुड्स बिक गए उनकी कॉस्ट क्या थी, बस वो पता करना है सर हमें यहां पर। और सर इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है और इसका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। आओ सर इनडायरेक्ट नीचे है, ठीक है सर। डायरेक्ट मेथड के अंदर तो वही पुराना सड़ा हुआ फॉर्मूला है, चलो इसको याद करते हैं। ओपनिंग, वैसे सबको लोग याद होगा, एक बार बोलूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज होता है बेसिकली, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद है क्या? और इसका लॉजिक पता है क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा खर्चा है, जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट बनेंगे, हाँ सर बनेंगे। जो गुड्स खरीद के लाए क्या वो उनकी कॉस्ट बनेंगे, हाँ सर बनेंगे। जो गुड्स रिटर्न कर दिए क्या वो उनकी कॉस्ट बनेंगे, नहीं, तो इसलिए माइनस करो उनको। उसके बाद जो उन गुड्स को लाने में जो खर्चा लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या वो उनकी कॉस्ट बनेंगे, हाँ सर वो भी बनेंगे। जो गुड्स बिके ही नहीं क्या वो सोल्ड गुड्स की कॉस्ट बनने वाले हैं, नहीं सर, तभी क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। लॉजिक आपके सामने है, डन। ऐसे ध्यान में रखा करो चीजों को, ओके। इसके बाद सर मैंने कहा ये बड़ी देर से डायरेक्ट एक्सपेंस बचपन में भी परेशान करता था, अभी भी करता है। होता क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस? जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से, देखो मैंने इसके लिए थोड़ा सा रिलेशन बनाया आप लोगों के लिए इजी करने के लिए, वैसे तो कुछ और मीनिंग होता है। किसी दिन जब थोड़े बड़े लेवल पे मिलोगे मेरे से तो शायद समझाऊंगा भी, ठीक है। बड़े लेवल का मतलब कभी सीए फाउंडेशन में मिल गए तो उस दिन समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो एक्सपेंस इनकर्ड इन रिलेशन, अभी ये बच्चों के लिए समझने के लिए डेफिनेशन समझना। मैंने कहा ऐसा कोई भी खर्चा जो किससे रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड, मतलब मैं खरीदने कुछ सामान गया था, उस पर कैरेज पे कर दिया, वो भाड़े वाले को पैसे देते हैं ना, है ना। खरीदने वाले गुड्स पर है, बेचने वाले पर नहीं है। सर मेरा क्लाइंट आया, वो कहता सर मेरे को ये गुड्स बेच दो, हाँ मैंने कहा बेच दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगी 500 रुपए की, कहते सर वो तो आप ही पे कर देना ना। अब मैंने सेल करवानी थी, मेरे को तो सेल करवानी थी, मैंने वो वाला खर्चा भी मैंने ही पे कर दिया। बताओ वो डायरेक्ट है या नहीं है? अबे सेल कर रहा हूँ, बोला परचेज, सेल से रिलेटेड वाला खर्चा मेरा नहीं है सर, ठीक है। वो मेरा है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, क्लियर हुआ? वो सेलिंग एक्सपेंस है, सेल पॉसिबल करवाने के लिए मैंने वो खर्चा करा था। तो कैरेज ऑन सेल्स कभी भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये गलती मत करके आना। सैलरीज कभी भी गलती मत करना, ये सैलरीज जो है ये आपकी इनडायरेक्ट होती है। अरे जो वहां याद है वो ट्रेडिंग और पेनल में क्लासिफिकेशन करते थे बचपन में, वही है बस ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है सैलरीज, कैरेज ऑन सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब एक्सक्लूड करके चलोगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, डन है। अच्छा, होते कौन से हैं? मैंने कहा ऐसे खर्चे जो करे गए हो परचेज के लिए, या फिर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हमारे जो भी फैक्ट्री के खर्चे थे, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की मशीनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ऑफिस वाली मशीनरी की बात नहीं कर रहा, क्लियर है? कोई डाउट? चलो, पहला मेथड सब लोगों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से। दूसरे पे चलते हैं। सर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और तरीका है, समझना, सेल्स माइनस जीपी। क्या बोलेंगे? सेल्स माइनस जीपी। और इसमें बनते हैं कितने? आपको याद होगा ये हमारे 4 एग्जांपल्स बनते हैं। अगर ये आपको आ गए तो ऑलमोस्ट काम आपका डन हो जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड का, ठीक है। बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। अच्छा, पहले ये सेल्स माइनस जीपी फॉर्मूला क्यों हुआ? सर 1 लाख रुपए की सेल करी है, मैंने कहा कॉस्टिंग का सबको अंदाजा होता है, मतलब कॉस्टिंग का अंदाजा हो ना हो, प्रॉफिट का अंदाजा सबको होता है। अब जैसे मान के चलो मैं एसी के बिजनेस में ट्रेड करता हूँ, 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये अंदाजा नहीं होगा कि इसमें कितना बचता है पैसा, कितना % मार्जिन होता है? सब लोगों को पता था, तुम तो ऐसे ही अंदाजा लगा देते हो, इतने बच्चे आ रहे, इतना ये, ऐसा तो होगा ही, इतना तो कमा ही रहा होगा, आगे बात समझ में है ना। तो ये वाली बात ऐसा ही होता है, तो अंदाजा तो लग जाता है। तो उस अंदाजे के बेस पे ये काम करते हैं ना, सेल्स माइनस जीपी मार देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगाया और माइनस कर दिया, क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। बट सर कैसे आएगी? आओ सर, उसके लिए हम ये 4 एग्जांपल्स आराम से करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। एक लॉजिक सिखाऊंगा, एक तरीका सिखाऊंगा, वो कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सर क्वेश्चन में दे रखिए सेल्स और जीपी भी किस पे है? सेल्स पे। बड़ा आसान, डायरेक्ट परसेंटेज लगाओ। कितने की सेल है? 5 लाख की। 5 लाख पे कितना % लगाना है? 10%। कितना हो गया? 50,000। 50,000, 5 लाख में से 50,000 माइनस करा, कितना बचा? 4.5 लाख। ये क्या निकल गया? COGS। किसी को डाउट हो पूछ लो, अभी रुक जाता हूँ। हाँ जी, डन, क्लियर है ना? इसमें तो कुछ नहीं होगा। अब सर टेक्निकलिटी, सर टेक्निकलिटी कहाँ है? यहाँ है। सेल्स 5.5 लाख, बट जीपी किस पे दिया?
ओहो, कॉस्ट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। जिस परसेंटेज को आप चेंज करके कौन सी वाली बना लोगे, सेल वाली पहले, यानी कि लगाना तो सेल पे ही पड़ेगा, क्योंकि सेल अवेलेबल है तो सेल पे ही लगा सकते हो भाई, कॉस्ट पे कैसे लगा लोगे, है ना। तो सेल लिखो पहले। अच्छा ये छोड़ते हैं, ये सेल हो गया, फिर उसमें माइनस करेंगे जीपी। अब जीपी कैसे निकलेगा, आओ सर यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। 5.5 लाख की क्या दे रखी है, सेल, उसी पर परसेंटेज लगा सकते थे, तो 10/100 करके लिख दिया मैंने तो भाई। अब यहां पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ये पता कौन डिसाइड करेगा, कि कॉस्ट से कहां जाना है हमने, सेल पे। तो कॉस्ट से जब हम सेल पे जाते हैं तो प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड या माइनस, ऐड करते हैं, इसलिए यहां पर साइन कौन सा आ गया, प्लस का। कहां पर साइन आ गया, यहां पर, ये बेटा दिख रहा है सबको, यहां पे प्लस का साइन आ गया। और इस पर आप कहां चले जाओगे, कितना परसेंट ऐड कर दोगे, जितने का जीपी का परसेंटेज है, ऐड मार दिया। तो यानी कि इसी से आपका फॉर्मूला बन गया, जीपी कैसे निकलेगा, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में रेट, सॉरी रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, है ना। प्लस क्यों करा, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स। डन। अगली बात करते हैं, एक और एग्जांपल होता है। चलो एक काम करो ना, 2 मिनट, ज़्यादा तुम लोग मेहनत करोगे, एक फटाफट से बस अपनी नोटबुक में अभी के अभी मेरे को यहाँ पे बताओ जीपी कितना आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, तुम पता चले बोल दो मेरे को, आप जीपी बताना। अच्छा सीओजीएस बताओ, चलो सीधा। ये रहा एग्जाम्पल, 1,20,000 की सेल है और जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है आपको 20% का। 1,20,000 की सेल है और जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है 20% का, ये सामने तो लिखा है। 1 लाख सीओजीएस निकालना है। 1 लाख आएगा। एक लाख आ गया सबका, सीओजीएस सबका आ गया 1 लाख। कैसे निकाला, लाओ मैं भी निकाल लेता हूँ एक बारी, मेरे को भी मन कर रहा है, मेरे लिए भी ले लो। चलो 1 मिनट जरा पानी, मैं इतने कैलकुलेट तो कर दूँ। चलो क्या होगा, 1,20,000 दे रखा है, ठीक है। 1,20,000 माइनस 1,20 पे कितनी सेल थी, 20 अपॉन में 120 हो जाएगा क्या, सीधा करता हूँ मैं तो यार, देखो बड़े हो गए अब वैसे ही, अब तो तुम उसमें जाने वाले हो, पास होने वाले हो मतलब। 1 लाख आ गया, चलो जी बात खत्म हो गई। क्या चाहिए और क्या चाहिए, बोलो। डन है, ओके। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी ले थोड़ा सा। चलो इतने फटाफट से एक काम करो, 1 मिनट का ब्रेक लेने के लिए ऐसा करते हैं, खाली नहीं बैठेंगे। तुम्हें भी चाहिए ब्रेक, ऐसा है तो आपने बोले, है? आपने बोले थे। चलो अब तो पानी आ गया, अब छोड़ो, अब तो क्या ही करना है। डोंट यू थिंक इसका कलर थोड़ा अलग है? नॉर्मल पानी था उसमें, अच्छा, खुद भी यार वही तेरे ही नहीं बोला, मेरे को लगा ग्लास तो गंदा नहीं है। कोई नहीं, जो होगा दोनों नहीं पता। आओ भाई, चलो छोड़ो, रहने दो क्वेश्चन, आओ बात करते हैं। पी लिया पानी, हो गया ब्रेक, चलो। तो सर हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, 2 एग्जाम्पल तो हमारे हो गए जिसमें कॉस्ट पे परसेंटेज दे रखी थी। मेन यही समझाना था, कॉस्ट पे परसेंटेज है, सेल पे जाना है, ऐड मारोगे, मतलब नीचे प्लस कर देना उस रेट को, डन है। अब अगली वाली बात करें तो सर कभी कभी क्वेश्चन ना आपसे सेल्स भी मांग सकता है। क्या मांग सकता है, जल्दी बताओ। सेल्स। सर सेल्स मांगेगा तो क्या करें, जल्दी बताओ। अरे सेल्स मांगेगा तो भाई नहीं, सेल्स मांगा, कॉस्ट दी है तो कॉस्ट में जीपी को ऐड कर देंगे। ये रहा सर, ये पता है किसके लिए सिखा रहा हूँ, आगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आएंगे या नहीं, टर्नओवर रेशियोज में ही कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वहां पे आपको करना पड़ेगा, यूज आएगी सेल निकालने के लिए। कॉस्ट दी होगी तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। कॉस्ट में जीपी ऐड मारना।
अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है और जीपीबी किस पर है, कॉस्ट पर। सब कुछ मंगल में है, आराम से डायरेक्ट लगाओ। कितने रुपए की कॉस्ट आपकी वो आ जाएगी, सेल्स 3 लाख रुपए की कॉस्ट है, 10% लगाया 30,000 आया, 3,30,000 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का। अब सर मैंने कहा दूसरा, सर कॉस्ट दी है, हाँ सर, बट जीपी दिया है, ओहो जीपी सेल्स पर है, क्या करें, प्लस करूं माइनस करूं, जल्दी बोलो। माइनस कर देंगे सेल्स से, तो बस कुछ नहीं, सब कुछ वही रहेगा। 90,000 आप ऐड करोगे, फिर 90,000 पे 10% लगाया, अपॉन में 100 डाला, बट माइनस कर दिया अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 90 आ जाएगा। उसके बाद आपका 1 लाख रुपये आ जाएगा, देख लेना जैसे भी आएगा, सॉल्व कर लेना। कोई डाउट यहाँ तक? इसी के साथ कॉन्सेप्ट खत्म। और सर ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इनके ऊपर भी आएंगे, आराम से आएंगे। अब जब एक बार मैं वन गो में जब सारे रेशोज निपट रहे हैं, तो पहले एक बार सारों को निपटा लेते हैं, है ना, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैंने कहा अब टर्नओवर रेशो स्टार्ट होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। ऊपर तो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था, सीओजीएस सीखा, सीओजीएस के 2 फॉर्मूले सीखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखा। डायरेक्ट क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फिर हमने बात करी, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, और वो उसके हमने 4 तरीके के मेथड सीखे, वो जो कैलकुलेशन सीखे, ठीक है। अब इसके बाद टर्नओवर रेशोज में सबसे पहला रेशो आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीआर, है ना। सर आईटीआर कैसे निकलता है, मैंने कहा पहले मतलब क्या होता है, हर बार मतलब पे आएंगे तभी, मतलब जानेंगे तभी समझ में आएगा कि होता क्या है। सर हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड फॉर इन्वेंट्री, इसका मतलब है ये, पढ़ के समझ में आया नहीं आया, मतलब कि एक दुकानदार है तो वो साल में कितनी बार अपनी इन्वेंट्री का ऑर्डर डालता है। अगर एक दूध वाले बिजनेस का बंदा है, वो ऑर्डर कितनी बार डालता होगा, दिन में 2 बार ऑर्डर डालता है वो एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो एक सुबह और एक शाम, है ना। तो 365 इंटू में 2 कर दिया जाएगा, यही होगा। 365 इंटू में 2 करोगे तो आपके दिन निकल के आ जाएंगे, और वही आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की वैल्यू होगी। बट सर अब ये तो आपने ये बोल दिया वो दिन में 2 बार ऑर्डर डालता है, अब हम कैसे निकालें कि वो पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर डालता है। आओ सर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ मेरे को। सर मैंने कहा, आओ एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा मैंने पूरे साल में कितने रुपए के गुड्स बेचे। सर कितने में बेचे या कितने रुपए के बेचे, मतलब कितने रुपए की उनकी कॉस्ट दी, यानी कि सीओजीएस की बात हो रही है। 1 लाख रुपए के गुड्स हमने पूरे साल में बेचे, और एक टाइम पर मैं कितनी इन्वेंट्री स्टोर करके रख सकता हूं, 20,000 रुपए की। तो आप खुद बताओ मेरे को पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर डालना पड़ेगा, 5 बार। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कर दो, 5 टाइम्स निकल के आएगा। यानी कि सीओजीएस अपॉन में ये क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोले तो एवरेज इन्वेंट्री। और सर ये जो एवरेज इन्वेंट्री होने वाली है ये कैसे निकलेगी, इन दोनों के फॉर्मूले आ जाओ देखते हैं। सीओजीएस निकालना तो हमने सीख लिया। सर 1 मिनट, आपने ऊपर लिखा था सीओजीएस, लेकिन अब आप यहाँ पे स्लैश करके सेल्स भी लिख रहे हो। कभी किसी तरीके से सीओजीएस नहीं निकल पा रहा है, इम्पॉसिबल है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन में सीओजीएस निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दे रखा, तो सेल्स लेके आ जाना, ठीक है। बट डेफिनेटली आपको सीओजीएस निकालने का ऑप्शन मिलेगा, आप वो निकालना। सीओजीएस अपॉन में क्या करोगे, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, प्लीज सब लोग फोकस के साथ सुनेंगे। कुछ नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री उठाओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री उठाओ, डिवाइड बाय 2 कर दो। एवरेज ऐसे ही करते हैं, A + B डिवाइड बाय 2, डन। किसी को कोई डाउट? ओके इजी। ये लो जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हुआ है अभी, इसके क्वेश्चन आपको भी पता है बहुत भयंकर होते हैं इसके अंदर, वो जो इक्वेशन बनती है वो होता है, करवाऊंगा मैं, सारे करवाऊंगा, टेंशन नोट आज ही करवाऊंगा। बट पहले एक बार फॉर्मूला को कवर करके चलते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आओ सर नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्या है ये, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने ना पूरे साल में कितने की क्रेडिट सेल करी, मान के चलो 5 लाख की। कौन सी सेल है, क्रेडिट है या कैश है, क्रेडिट सेल, उधार पे सेल करी थी। और एक टाइम पर मेरे डेटर कितने रहते हैं, 1 लाख के। तो मेरे डेटर मुझे पूरे साल में कितनी बार पेमेंट करते होंगे, 5 बार। यानी कि मेरे डेटर अगर मुझे 5 बार भी पेमेंट कर देंगे तो मेरे सारी क्रेडिट सेल का पैसा मेरे को रिकवर हो जाएगा। ऐसा निकाल के क्या फायदा हुआ। अब एक बात सोच के देखना, पूरे साल में दिन कितने होते, महीने कितने होते हैं, 12, या ऐसे नहीं लेते 12 नहीं लेते, 365 डेज होते हैं, महीने के बाद नहीं, डेज के बाद। पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365। और मेरे डेटर मुझे 5 बार पेमेंट करने वाले, तो मेरे डेटर्स ऑन एन एवरेज मुझे कितने टाइम में 1 बार पेमेंट करेंगे। 360 डिवाइड बाय 5 करो जरा, 17 आएगा शायद,
73, हाँ, तो 73 आ गया, यानी कि 73 डेज में मेरे को एक बार मेरा डेटर पेमेंट करता होगा, ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, वो तो आगे पीछे तो होता ही है, ठीक है, बट एवरेजली मैं थिंक कर सकता हूँ कि एक बार में मुझे वो इतने की पेमेंट करता होगा। आई बात समझ में? ये क्या निकाला था हमने, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेंगे। ये रहा सर एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब 365 डेज, या फिर आप स्लैश करके 12 मंथ भी लिख सकते हो अगर आपको मंथ में निकालना है, और डिवाइड मारोगे जो आपने ऊपर रेशो निकाला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का? सर यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स ऊपर रखेंगे। क्रेडिट सेल्स ही क्यों ली? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल किसकी वजह से बनते हैं? डेटर्स ही है। डेटर्स किसकी वजह से बनते हैं? सेल्स की वजह से, क्रेडिट सेल्स की वजह से, इसलिए हमने ऊपर लिखा क्रेडिट सेल, अपॉन में क्या लेके आए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। सर कलेक्शन पीरियड भी हो गया, कुछ एग्जांपल करा हमने, अब देख लेते हैं एक बार ये एग्जांपल को, ठीक है, कुछ काम आएगा, ठीक है। सर 9 लाख रुपए का सीओजीएस था, ओके, जीपी किस पे दे रखा है? सेल्स पे। मैंने आपको बताया था ना, ये आपको कहीं ना कहीं सेल्स कैलकुलेट करने को आएगी, वो यहीं आएगी, समझना आप। कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, और कहता है कैलकुलेट करो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सेल्स, वो भी क्रेडिट वाली। और एक बात बताऊं, जो टोटल सेल्स होती है वो इज इक्वल टू होती है, मैंने यहां लिखा नहीं है, हाँ वैसे सिंपल, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या होती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल होती है। जो कैश में बेचा और जो उधार में बेचा, दोनों को ऐड मार दो, टोटल सेल आ जाती है। अब तो पहले यहां पे मेरे को इससे टोटल सेल्स निकल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। कैसे निकलेगी? सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस जीपी। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस जीपी। सर कॉस्ट कितनी दी? दे रखी है 9 लाख, और फिर जीपी कैसे निकालोगे? 9 लाख पे, लेकिन परसेंटेज सेल के तो माइनस करेंगे, 10 अपॉन में 100 माइनस 10, डन। तो 10 अपॉन में 90 आ गया। सर ये कितना निकला? 1 लाख। तो टोटल सेल्स कितनी की आ गई? जल्दी बोलो। 10 लाख की। किसी को यहां तक कोई डाउट? टोटल सेल्स आ गई आपकी 10 लाख की। अब सर क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? मैंने कहा पता है क्या बोला उसने? पहले कैश सेल्स निकाल लो, क्योंकि उसने दिया कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल। तो एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा यहाँ जरा जल्दबाजी में लिख दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को लगता है हमारा ज़्यादा तगड़ा फ्लो बना होगा, ठीक है, तभी फटाफट निकल गए होंगे। मैंने कहा अब सुनना, तो टोटल सेल्स में इसका फॉर्मूला भी लिख देते ना यहीं पर ही, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, है ना। और टोटल सेल तो कितनी की आ गई? 10 लाख की, और कैश सेल्स कितनी की बोल रखी है उसने? 20%। टोटल सेल पर 20%, तो 2 लाख रुपए हो गई, प्लस अब ये तो इसको एक्स मान लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ये लो जी, क्रेडिट सेल निकल गई। इसके आगे का काम तो बहुत इजी है, एवरेज निकालना है, वो आपको एवरेज निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। आ गया, समझ में आ गया है? एवरेज दे रखी है तो बात ही खत्म, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके सर, कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, ये वाले आप बाद में प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो हम सीधा फॉर्मूले के ऊपर बढ़ते हैं, वरना हमारा फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सर, लास्ट फॉर्मूला आता है इसके अंदर, सर कौन सा है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। सर व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो? आप मुझे बताओगे। ट्रेड पेबल, सर पेबल्स किसकी वजह से क्रिएट होते थे, मुझे कोई बताएगा? परचेज की वजह से, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज की वजह से ट्रेड पेबल क्रिएट होते हैं, तो ऊपर कौन आ जाएगा? क्रेडिट परचेज। जिसको निकालने का तरीका वैसा ही होने वाला है कहीं ना कहीं। टोटल परचेज क्या होती है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों को ऐड मारोगे, डन। अब सुनना, तो क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल और रिसीवेबल पेबल, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय कर दोगे 2, और आपका आंसर निकल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक आपको? ओपनिंग ट्रेड पेपर और क्लोजिंग ट्रेड पेपर में दे रखो। हाँ बिल्कुल बेटा, दे रखा होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तरीका जरूर दिया होगा निकालने का आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े एक बारी, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। 1 मिनट देना, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो यार, मैं क्लास कितने का? कितने का ये, कितने का बोल रहा है? विद वो
नहीं तो शिफाली को फ़ोन कर लो एक बार, उसको कह दो क्लास में उसको दिखा दो। हाँ मैं क्लास में हूँ एक्चुअली, बीच में मिस नहीं हो सकता। हाँ जी, अब सुनना, अब एक पता है क्या है, वो काफ़ी बड़े बड़े रेशोस खत्म हो गए, अब छोटे छोटे रेशो रह गए बस। अब बस मुश्किल से हद मार के 15 से 20 मिनट की कहानी और रहेगी हद मार के, ठीक है समझना। अब ये जो बचे हुए 3 रेशो है ना, इनको याद करना तो बहुत आसान है। इनको कैसे याद करना है, सिंपल, ये फिक्स, ये टर्नओवर 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 ऐसा कुछ लिखा है, इस टर्नओवर को क्या मान लो, सेल्स, और यही टर्नओवर 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 को लेके ये ऊपर आ गई सेल, और सेल निकालनी मैंने सिखाई है आप लोगों को। सेल कैसे निकल सकती है, कॉस्ट प्लस जीपी करोगे सेल आ जाएगी, है ना। अब ऊपर सेल सब में कांस्टेंट है, और इन टर्नओवर से पहले जो नाम लिखे हुए हैं वो नीचे आ गए। और मुझे आप अभी देख के बताओ, क्या आपको फिक्स्ड एसेट निकालने में कभी कोई परेशानी आएगी? एनसीए होता है भाई, एनसीए का डायरेक्ट मेथड क्या होगा जल्दी बताओ। वो 7 आइटम है याद करने हैं, उनको प्लस कर दो, ठीक है। कौन सा था जल्दी बताओ एक बार, 7 आइटम रिवाइज करते हैं फटाफट से। पहले 4 पीपीई इंटेंजिबल एसेट, फिर पीपीई का अंडर डेवलपमेंट होता था कैपिटल विप, और फिर इंटेंजिबल को तो अंडर डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, 3 हो गए, 4 हो गए याद। फिर 3 थे ऑयल से याद करते थे, ओ फॉर अदर नॉन करेंट एसेट, आई फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हो गया काम खत्म, ये चारों। और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड कैसे बनेगा, आ जाओ फिर बैलेंस शीट पे पहुंच जाते हैं। जब संकट के बादल मंडराए बैलेंस शीट समझाए, ठीक है। आ जाओ देखना यहाँ पर, ये निकालना है, ये कैसे निकाले बताओ, आप खुद बताओ मेरे को। ये एनसी निकालना ना हमें, आपको तो पता ही है। टोटल कैपिटल में से माइनस कर दो सीए, टोटल एसेट में से सीए माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी यानी कि इन तीनों को ऐड करके फिर सीए माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। लो जी, कुछ भी दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है, आ जाओ सर आगे बढ़ते हैं। तो फिक्स्ड एसेट निकल जाएगा, और क्या है, कोई बात नहीं बेटा, यही मेहनत रंग लाएगी पक्का, देखना, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। चलो इसके बाद नेट एसेट। सर ये नेट एसेट ये हमने नहीं पढ़ा सर, नेट एसेट वैसे क्या होता है ये? अरे कुछ नहीं है, कैपिटल इनवर्ट। अब बोलो फॉर्मूला क्या होता है? इसके 3 फॉर्मूले थे अगर आपको याद हो, है ना। पहला जल्दी बताओ, एनसीएल प्लस एसएचएफ। दूसरा एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, वो कर सकते हैं। या फिर टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी में से क्या माइनस कर दो? करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। लो जी बात खत्म हो गई, इजी। ये लो, अब इसके बाद फिर ये वर्किंग कैपिटल पहले में ही सिखा दिया था, वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, बात खत्म हो गई। ये लो जी, ऊँट निकल गया, मतलब ऊँट कह रहा हूँ, हाथ ही निकल गया, पूछ रहेगी, ठीक है। अब देखना क्या रह गया, ध्यान से सुनना। ये हमारा लाफिंग बुद्धा याद होगा आपको, है ना। बढ़िया लग तो रहा है ये नोबिता लग रहा है क्या? ऐसा कुछ है नोबिता, ये एक कार्टून आता है उसमें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। अच्छा वैसा ही लग रहा है बेटा, जिसको जैसा भी कार्टून याद आ रहा हो है ना, है, हाँ, जिसको जैसा भी कार्टून याद आ रहा हो वैसा याद कर लो। वो कह रही पढ़ा लो यार, ऐसा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या बात कर रहे थे हम लोग? समझना भी है इसको, सिर्फ देखते देखते इसी में मत खो जाना। ऐसे समझ लेते हैं। हाँ, इसके चश्मे में कुछ बात है, और इसके चश्मे में क्या बात है वो समझने वाली बात है। चलो, मैंने कहा 3 तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं। वी हैव 3 काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, अनदर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड लास्ट वन इज नेट प्रॉफिट। जीपी एनपी ओपी, सॉरी जीपी ओपी एनपी, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? उसको निकालने का काम सबसे इजी है, सेल्स माइनस सीओजीएस कर दो, और इन सब का कॉम्बिनेशन निकालना हमने सीखा है यार। सीओजीएस कैसे निकलता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कुछ भी हो, व्हाटएवर द केस, जीपी आप निकाल लोगे। अब दूसरी बात आई, किसकी बात आई? ओपी की। सर ये ओपी बोले तो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा समझते हैं, आओ एक चीज समझाता हूं पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने से पहले हम लोग पता है क्या समझते हैं? टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। आप थोड़ी सी क्लासिफिकेशन समझो जरा। जो खर्चों की क्लासिफिकेशन होती है वो कैसे होती है? कुछ होते हैं डायरेक्ट खर्चे,
डायरेक्ट खर्चे जो पर यूनिट पर एलोकेट हो सकते हैं, बेसिकली जो पर यूनिट पर एलोकेट हो सकते हैं। मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा, इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, अभी हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है इसको। मैंने सिर्फ बोला डायरेक्ट खर्चे जो हमने अभी बात करी थी। फिर उसके अलावा कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे। और इनडायरेक्ट में भी दो तरीके के खर्चे, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। इतनी बात समझ में आई सर? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। आप एक बात सोच के देखो, जीपी तक जब हम आ रहे थे ना, हम सारे अपने कौन से वाले खर्चे हटा चुके थे? डायरेक्ट वाले सारे खर्चे हट चुके थे कि नहीं हट चुके थे? मुझे आप बताओगे। हाँ सर हट गए थे। इनडायरेक्ट हटे क्या? अब इनडायरेक्ट में हमने तभी दो क्लासिफिकेशन बनाई। क्यों? जो ऑपरेटिंग वाले खर्चे होंगे वो कौन से प्रॉफिट को निकालते टाइम हटाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा सर? उसमें से आप जब आप जीपी से ओपी पर आ रहे हो तो आप एक काम करो, जितने भी आपके ऑपरेटिंग वाले खर्चे, कौन से वाले खर्चे जल्दी बोलो? ऑपरेटिंग वाले खर्चे, उनको माइनस कर दो, और जितने भी ऑपरेटिंग वाली इनकम है उनको ऐड कर दो। सर ये क्या होती है, कौन सी होती है? पहले ये सोचो प्लस करना माइनस, फिर मैं बता दूंगा, अपने आप याद करवा दूंगा कि ऑपरेटिंग क्या होता है और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। उसके लिए मेरे को टाइम दे दो बस थोड़ा सा, ठीक है? लास्ट कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ में आई? जीपी से ओपी पर जाना है, क्या करेंगे? ऑपरेटिंग वाले खर्चे माइनस ऑपरेटिंग वाली इनकम। क्लियर? सबको क्लियर? ओके सर ओपी निकल चुका है, ओपी से कहां जाना है? एनपी पर। क्या रह गया था? नहीं, क्या रह गया था? है ना, यही दिन देखना बाकी रह गया था। यही है सर। क्या? जो रह गया सब माइनस कर दो, ठीक है? जो रह गया सब लुट पुट गया। अब क्या है, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग वाले खर्चे भी हैं उनको भी क्या कर दो? माइनस कर दो, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको ऐड कर दोगे। कहां पहुंच जाओगे? नेट प्रॉफिट पर। ऑपरेटिंग से नेट प्रॉफिट पर जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग वाले खर्चे माइनस, नॉन ऑपरेटिंग वाली इनकम प्लस। सर लेकिन एक बात बताओ, हम जीपी से डायरेक्ट छलांग लगा के अगर एनपी पर जाना चाहे तो जा सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल जा सकते हैं। तब आपको ऑपरेटिंग खर्चे भी माइनस करने पड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग भी। मतलब देखा जाए तो सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। सारे कौन से खर्चे? इनडायरेक्ट वाले। यानी कि जितने खर्चे दिखे कौन से वाले? इनडायरेक्ट वाले, वो सारे क्या कर दो? माइनस कर दो। बिकॉज इनडायरेक्ट खर्चों के अंदर दोनों आते हैं। कौन से? ऑपरेटिंग भी आता है और नॉन ऑपरेटिंग भी आता है। बात खत्म। आ जाओ सर आगे बढ़ जाए। और यानी कि जीपी से एनपी पर जाना है तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और इनडायरेक्ट इनकम को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सबको क्लियर है ये बात? लो जी सर, आगे जाना तो समझ में आ गया, पीछे आना भी सिखा दो। क्या पता कभी पीछे नहीं लाने के लिए बता दे। क्वेश्चन कर सकता है सर आपके साथ। क्या ही करना है, जो प्लस करके गए थे वो माइनस कर देना, जो माइनस करके गए थे वो प्लस कर देना। आओ सर देखना, मान के चलो क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट से भाई साहब हम कहां आ रहे हैं? ओपी पर आ रहे हैं। क्या करें? नॉन ऑपरेटिंग, ऊपर एक्सपेंस नहीं बोलना, ढंग से बोलो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऊपर माइनस करे थे वो प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऊपर ऐड करी थी वो माइनस कर देंगे। दिख रहा है आपको? रिवर्स हो गया साइन। बस ये चार्ट यही आपको समझा रहा और कुछ नहीं है। इसके आगे मैंने कहा अगर ओपी से जीपी पर जाना है फिर क्या करें? अब ओपी और जीपी के बीच में होता कौन था? ऑपरेटिंग। अब वापस जा रहे हैं ना तो ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंस को ऐड और ऑपरेटिंग वाली इनकम को माइनस। ये लो जी, यहां तक भी क्लैरिटी आ गई। लास्ट, एनपी से कहां जा रहे हैं हम? जीपी पे। एनपी से कहां जा रहे हैं? जीपी पर। सर कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो माइनस करे थे उनको ऐड कर दो और जो इनडायरेक्ट इनकम वहां पे ऐड करी थी वहां पे माइनस कर दो। डन? ये लो जी। और अब बस एक लास्ट काम रह गया हमारे लिए, क्या? और फिर तो बस हमारे सारे फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे। मतलब फॉर्मूलाज मतलब वो जो अब लास्ट वाले फॉर्मूलाज वो करने हैं वो हो गए हैं, बस उनका जो बेस बन रहा था वो यही बन रहा है। सारे एक्सपेंसेस। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। और मैंने यहाँ आपको समझा रखा है कि इनको याद कैसे रखना है। प्लीज आराम से, थोड़ी सी शांति और एक बार फोकस बनाओ। बोलो हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग खर्चे वो होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। मतलब किसको छोड़ना है? मतलब सॉरी, किसको याद करवाऊंगा मैं? नॉन ऑपरेटिंग याद करवाऊंगा और उसके अलावा जो दिखाई दे जाए उसको कहां डाल दोगे? ऑपरेटिंग में। जो दिखाई दे जाए उसको कहां डाल दोगे? ऑपरेटिंग में। सर नॉन ऑपरेटिंग में पता है कौन आता है? सर लिप। अरे ये कुछ जाना पहचाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है? लिप, ये वही वाला लिप है। ठीक है, आ जाओ सर। मैंने कहा ध्यान से सुनना,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ या कोई भी लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, कुछ भी, ये सब क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, अगर कहीं आपको इंटरेस्ट पेड दिखाई दे जाए, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। और या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दिखाई दे जाए तो वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। याद रहेगा क्या आपको? ठीक है, ये 3 लिप याद रहना चाहिए आपको, है ना, लिप रहेगा याद तो आपके ये सारे क्या हो गए, नॉन ऑपरेटिंग। इसको छोड़ के सारे क्या हो गए, ऑपरेटिंग। डन। सर इसको छोड़ के ऑपरेटिंग कौन से हो सकते हैं? चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सर मार्केटिंग एक्सपेंस इज इट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया था। सर सेलिंग एक्सपेंस इज इट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? सर लॉस बाय फायर इज इट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग। क्यों कंफ्यूज हुआ है ना, सीधा यहाँ बोलो, है ना, नॉन कैश होता है लेकिन है तो ऑपरेटिंग खर्चा ही। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कैरेज ऑन सेल्स, वेजेस, वेजेस ऑपरेटिंग कैसे हो गया गधो? डायरेक्ट में होता है वो डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, नहीं नॉन ऑपरेटिंग में भी नहीं आएगा, वो डायरेक्ट है। हम इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन, ये देखो चार्ट देखो, समझ पा रहे हो? ये ऐसे झोलमाल गेम खेलेगा, जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ वैसे सामने वाला क्वेश्चन गेम खेलेगा तुमसे, पर तुम उनके गेम में नहीं फंसना क्योंकि तुम पहले फंस चुके हो। ठीक है, और एक बार जब फंस जाते हैं फिर दोबारा थोड़ी फंसते हैं। आगे बात समझ में रिलेट कर पा रहे हो? चलो नहीं कर पाए अभी तक, सोच नहीं पाए वहां तक। एक बार कट गया फिर दोबारा थोड़ी कटवाते हैं, आगे बात समझ में? चलो आओ सर, इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम। मैं क्या आपको नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भेदभाव करना सिखा पाया क्या? चलो, महादेव सिखाते थे भेदभाव ना करना, देखो मैं भेदभाव करना सिखा रहा हूँ, कितना गलत बंदा हूँ। चलो आओ मेरी बात ध्यान से सुनते हैं आगे। इनडायरेक्ट इनकम की बात करते हैं। सर इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है 2 तरीके की, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। सर अब मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको ऑपरेटिंग याद कराऊंगा और आपको नॉन ऑपरेटिंग छू मंतर करके अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ 2 ही तरीके की होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। ये क्यों होती है, इनके लिए भी एग्जांपल लेके समझा दूं। सर डिस्काउंट रिसीव्ड, एक बात सोचो, आप सामान खरीद के ला रहे हो अपने गुड्स वाला, उस पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि आप रीसेलर हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, वरना तो भाई आगे क्या कमाएगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, कहीं ना कहीं आपकी ऑपरेशन की तो इनकम हो गई, और साथ में कमीशन रिसीव्ड। ये जो यहाँ सबके यहाँ जो पेप्सी के फ्रिज पड़े होते हैं, पता है तुम्हें? ये पेप्सी वाले क्या करते हैं, जितनी बॉटल सेल होगी ना उतने की कमीशन मिलती है, ऐसे कुछ होता है ना। तो जो कमीशन मिल रही है ना वो भी क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है भाई। बट वो सेल्स में दिखाओगे क्या? अरे सेल्स में नहीं जाएगा, वो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम के अंदर, इन द P&L अकाउंट क्रेडिट होगा वो, है ना। तो इसीलिए क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलो जी, इसके आगे मैं बात करता हूँ नॉन ऑपरेटिंग की। तो नॉन ऑपरेटिंग वैसे तो इन दोनों को छोड़ के जितनी अदर इनकम दिख जाए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, वैसे इसके लिए मैंने एक लाइन भी लिख रखी है, ग्रिड। अगर आपको याद हो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डैप लिप ग्रिड करा था, तो लिप तो हो गया नॉन ऑपरेटिंग में उधर चला गया, और ग्रिड भी नॉन ऑपरेटिंग में ही चला गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन गया। ग्रिड में क्या था, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आर फॉर रेंट रिसीव्ड, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डी फॉर डिविडेंड रिसीव्ड। डन हो गई बात यहाँ तक, ये लो जी। इसके साथ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग भी आप लोगों को क्लियर हो जाता है। अब बिल्कुल लास्ट पढ़ाओ इस चैप्टर का, और ये चैप्टर खत्म, मतलब फॉर दी फॉर्मूला वाइज, और जितने भी फॉर्मूलाज हम कर सकते थे सारे हमने एक बार बढ़िया तरीके से डिटेल में रिवाइज कर लिए। फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। चलो सर जीपी रेशो की बात करते हैं, और फटाफट समझे। अब तो सिंपल रह गया, अब है ही क्या, अपॉन में तो सबके सेल है, देखना सबके अपॉन में सेल है, कोई सा दिखा, इसको छोड़ के ये वाला, ये ऊपर के 4 जो रेशो है ना, जीपी, ओपी रेशो, एनपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, सबके अपॉन में तो क्या आने वाला है, सेल आएगा। ऊपर क्या आएगा, जो नाम है जीपी। क्या निकालना आ गया, अच्छा ओपी निकालना आया। ऑपरेटिंग में कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, जीपी से ओपी जाना है, कैसे करें, जीपी से ओपी पर जाना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एनपी, एनपी रेशो का फॉर्मूला एनपी अपॉन में सेल, आगे समझ में आ रहा है। अच्छा लेकिन ये ना बड़ा खास फॉर्मूला है एक, ऑपरेटिंग रेशो, इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है आपसी में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो, इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, समझना मेरी बात, बस लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया।
मैंने कहा ऑपरेटिंग रेशो के लिए मैंने मीनिंग समझाया, फिर दोबारा मीनिंग पे आ गया मैं। देखना, हमें बिजनेस को ऑपरेट करने में कितना खर्चा लगता है, इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग रेशो। यानी कि ये प्रॉफिट का रेशो है या एक्सपेंस का रेशो है? ये एक्सपेंस का रेशो है सर। ये किसका रेशो है? एक्सपेंस का रेशो। तो हमें ऑपरेट करने में कितना खर्चा लगेगा, कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। थक गए बेटा बैठे बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो उसकी क्या परसेंटेज है सेल्स के साथ, उसकी क्या परसेंटेज होगी सेल्स के साथ? तो मैंने कहा ऑपरेटिंग खर्चा क्या क्या होगा, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तो होंगे ही होंगे, उसमें से ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो। लेकिन जो सीओजीएस होता है ना, वो भी आपका ऑपरेशन का ही खर्चा है, क्योंकि काम करने में कितना खर्चा लग रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में सेल करोगे, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशो। अब ये हो गया खर्चे का रेशो और ये हो गया प्रॉफिट का रेशो, दोनों को ऐड करेंगे 100% आएगा। सही है क्या? यानी कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू 100% होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 20% का, तो बताओ खर्चा कितना? 80%। आई बात समझ में? तो ऐसे ही याद रखना। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मार्जिन पता है, मैंने आपको ऐसे लिख के दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मार्जिन था हमारा 70% का, तो व्हाट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? 30% का। डन होगी बात। इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के फिर आपको जीपी रेशो निकालने के लिए आ सकता है या फिर एनपी रेशो निकालने के लिए आ सकता है। डन। इसके आगे बात करते हैं एक लास्ट फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये हमेशा आता है और जनरली पूछा भी जाता है। ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, और मुझे नहीं लगता इन दोनों फिगर में से मुझे आपको कुछ भी निकलवाने की जरूरत है। डन। कुछ भी निकलवाने की जरूरत नहीं है। ईबीआईटी सिखा दिया और कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिखा दिया मैंने आप लोगों को। ये लो जी, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। दी एंड। ऐसे ही लिखेंगे हम 23 तारीख को दी एंड। एक बड़ी रिवीजन प्लान करेंगे, सुबह बैठेंगे और शाम तक पढ़ेंगे। सही है ना?